नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में करेंगे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का शुभारंभ। कई राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की दी चेतावनी। बीजेपी पर लगाया कार्यक्रम को अगवा करने का आरोप। अमेरिका ने भारत के साल के अंत तक एनएसजी का सदस्य बनने का किया दावा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने एनएसजी सदस्यता नहीं मिलने पर की थी केंद्र सरकार की आलोचना। बीएसपी से बगावत कर पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर बीजेपी पर। आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। 1 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन करने की भी योजना। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए बनाई नई रणनीति। देश भर में लोगों को याद दिलाएगी आपातकाल के काले दिन। मोदी सरकार के 50 मंत्री कल देश भर में करेंगे कई कार्यक्रम। और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से हटाने पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने जताई खुशी। बर्लिन और ब्रसेल्स में हमले का किया ऐलान। समर्थकों से यूरोप पर हमले की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी चैलेंज कंपटीशन के पहले चरण में चुने गए इन 20 शहरों में स्मार्ट सिटी योजनाओं पर अमल शुरू होगा। वहीं कई राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर बाकी स्मार्ट सिटीज में लगभग 1770 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 69 ऐसी परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और मनसे के नेताओं ने बीजेपी पर कार्यक्रम को अगवा करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने को लेकर केंद्र की आलोचना की। अमेरिका ने कहा है कि भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का एक पूर्ण सदस्य बनने का आगे का एक रास्ता साल के अंत तक है। अमेरिका ने ये बात सोल में एनएसजी की एक पूर्ण बैठक खत्म होने के कुछ घंटे बाद कही, जिसमें चीनित विरोध के मद्देनजर भारत की सदस्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। ओबामा प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सामने इस साल के अंत तक आगे का एक रास्ता है। अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, इसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। हालांकि हमें इस बात का भरोसा है कि इस साल के आखिर तक भारत एनएसजी का एक पूर्ण सदस्य होगा। संघीय सहयोग संगठन में पूर्ण रूपेण सदस्य के तौर पर भारत के शामिल होने की अंतिम प्रक्रिया शुरू होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये साझेदारी क्षेत्र को कट्टरता, हिंसा और आतंकवाद के खतरों से बचाएगी और उसके आर्थिक विकास को संचालित करेगी। एससीओ सम्मेलन में अपने भाषण में मोदी ने कहा कि ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में समूह की ताकत से भारत को महत्वपूर्ण तरीके से लाभ होगा और बदले में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और बड़ा बाजार एससीओ क्षेत्र में आर्थिक विकास को संचालित कर सकता है। संगठन में भारत को पूर्ण रूपेण सदस्यता मिलने को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। बीएसपी से बगावत कर पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में मौर्य की एंट्री को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन चुकी है। आज वे दोबारा सीनियर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में मौजूद मौर्य ने इससे पहले बीजेपी से हाथ मिलाने के सवाल पर चुप्पी साधे रखी। बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला करने वाले मौर्य ने कहा कि वे अपने अगले कदम के बारे में जुलाई में फैसला करेंगे। 1 जुलाई को मौर्य ने लखनऊ में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। इसे उनका शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अगर समर्थन अच्छा मिला तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाने के लिए मोदी सरकार के करीब 50 मंत्री रविवार को पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करेंगे। आपातकाल लागू करने के 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये मंत्री आपातकाल के खिलाफ होने वाले इन कार्यक्रमों में कांग्रेस पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के लिए हमले बोलेंगे और आपातकाल के खिलाफ कई जगह होने वाले विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे। लोगों को याद दिलाया जाएगा कि कैसे आपातकाल के दौरान लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी
और हजारों नेताओं को जेलों में 19 महीनों के लिए ठूंस दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा था कि आपातकाल के बारे में नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। केंद्र द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में हुए सिख विरोधी दंगों के करीब 186 मामलों की फिर से जांच किए जाने की संभावना है। देश में 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3,325 लोग मारे गए थे, जिनमें अकेले दिल्ली में 2,733 लोगों की जान गई थी। शेष लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर मारे गए थे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया 186 मामले हैं जिन पर फिर से जांच हो सकती है तथा एसआईटी उन पर गौर कर रही है। बहरहाल इनमें से प्रत्येक मामले में अभियोजन पक्ष को संबंधित अदालतों से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कदम पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले उठाया जाने वाला है। दिल्ली सरकार के 14 बिलों को केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा लौटाए जाने पर केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेवजह टांग अड़ा रही है क्योंकि प्रक्रिया के तहत के सभी बिल गृह मंत्रालय को भेजा गया है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी खुद काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र दिल्ली सरकार का हेडमास्टर है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को ये कहते हुए सभी बिल लौटा दिए कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और बिल को तैयार करने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मंत्रालय ने इन सभी बिलों पर एलजी नजीब जंग की राय मांगी है। एम्स के पूर्व सीईओ और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी के दिल्ली सरकार में डेप्यूटेशन की अर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने ठुकरा दी है। दिल्ली में सरकार बनाने के तुरंत बाद पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने संजीव चतुर्वेदी को अपने ओएसडी के तौर पर मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। ये मामला पिछले 16 महीने से लटका था और अदालत ने इस पर 4 बार आदेश जारी कर केंद्र सरकार से फैसला लेने का कहा था। एसीसी ने अपने फैसले में इस बात को आधार बनाया है कि चतुर्वेदी ने अपने नए काडर उत्तराखंड में अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है, इसलिए पहले उन्हें उत्तराखंड जाना चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर परोक्ष हमला किया है। यह हमला राजनीतिक न होकर थोड़ा निजी हो गया है। शुक्रवार को जब अरुण जेटली कोट और टाई लगाकर बीजिंग में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी को राय दी कि वह अपने मंत्रियों के लिए एक ड्रेस कोड तय कर दे, क्योंकि कोट और टाई में वो लोग विदेश में वेटर जैसे लगते हैं। स्वामी ने लिखा, बीजेपी की तरफ से हमारे मंत्रियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे विदेश में पारंपरिक और आधुनिक भारतीय कपड़े पहने। कोट और टाई में वे लोग वेटर जैसे लगते हैं। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधा। वाड्रा ने स्वामी से पूछा कि क्या वेटर होना सम्मान का काम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस से 1 महीने पहले अपनी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में बड़ा बदलाव कर लिया था। वाड्रा ने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदला था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को कड़े नियामक नियमों का पालन करना होता है, जबकि एलएलपी को केवल अपनी वार्षिक रिटर्न्स और अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स देना होता है। एलएलपी के लिए ऑडिट भी जरूरी नहीं है। इसके लिए अलावा भी कई और छूट मिलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को एलएलपी 13 मई 2016 को बनाया गया है। कंपनी के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा है। एसआर ग्रुप पर लगे फोन टैपिंग के आरोपों की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायत करने वाले सुरेन उप्पल से कहा है कि वे सारे सबूत गृह मंत्रालय को सौंप दे। कई बड़े नेताओं और वीवीआईपी की रिकॉर्डिंग के जुड़े ये सबूत एक सील पैकेट में मंत्रालय को सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 27 जून को एक और याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें ये केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपने की मांग की गई है। इस केस की सुनवाई जस्टिस मृदुल को करनी है। जस्टिस मृदुल मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का केस भी देख रहे हैं। मृदुल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उप्पल ने 1 जून को पीएमओ ऑफिस में शिकायत की थी कि एसआर ग्रुप 2001 से लेकर 2006 के बीच कई बड़े लोगों की जासूसी करवा रहा था। संसद की राज्यसभा सदन के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब बीजेपी कोर्स कमेटी के सदस्य रूप में निर्वाचित किया गया है।
आपको बता दें कि पंजाब प्रदेश कोर ग्रुप का गठन भाजपा की बीते 12 और 13 जून को इलाहाबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले किया गया था। हालांकि इसकी सूचना हाल ही में राज्य इकाई को भेजी गई है। सिद्धू को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद अब पंजाब कोर ग्रुप सदस्य के रूप में दी गई ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहमियत रखती है। पंजाब से बीजेपी कोर ग्रुप का सदस्य होने के बाद अब पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित फैसलों में सिद्धू की अहम भूमिका होगी। बिहार में 2 बेटियों के साथ रेप की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को देख राष्ट्रीय महिला आयोग की मुखिया ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि बिहार सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे। महिला आयोग ने अपनी सदस्य सुषमा साहू को मामले के तहकीकात के लिए भेजा है। ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि बिहार में प्रशासन बिल्कुल लचर है। घर के आगे से युवतियों और बच्चियों को हथियारों से धमकाकर अगवा कर लेते हैं। रेप होता है और प्रशासन पीड़ित पर ही लाछन लगता है। ये शर्मनाक है। मामले में महिला आयोग की रिपोर्ट सोमवार तक आएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तीर्थ यात्राओं की सुविधा के लिए लद्दाख होकर कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता खोलने का चीन से आह्वान किया। आडवाणी ने लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा, चीन को लद्दाख होकर कैलाश मानसरोवर जाने के रास्ते को खोलने के संबंध में भारत की अपील को स्वीकार करना चाहिए ताकि यात्रियों को नेपाल के रास्ते नहीं जाना पड़े। आडवाणी ने भविष्य में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी सिंधु दर्शन महोत्सव में आमंत्रित करने का सुझाव दिया। ब्रिटेन में जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर ISIS ने खुशी जताई है। साथ ही यूरोप को पंगु करने के लिए बर्लिन और ब्रसेल्स में हमले की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के बीच लोकप्रिय जिहादी टेलीग्राम ने आर्थिक अराजकता की प्रशंसा की जो EU जनमत संग्रह के बाद पैदा हुई है और समर्थकों से अपील की कि यूरोप के मुख्य भूभाग पर हमला करे। ब्रिटेन ने 43 साल बाद ऐतिहासिक जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए वोट दिया। 52% लोगों ने यूरोपीय संघ को छोड़ने के हक में वोट दिया। कुल मतदाताओं में से 72% लोगों ने मतदान दिया। मुंबई समेत कोंकण और गोवा के तमाम इलाकों के लिए अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर चेतावनी जारी की है। ऐसा अनुमान है कि अरब सागर से लगे हुए वेस्टर्न घाट इलाके में नम हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और इससे भारत के पश्चिमी तट पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में तेज बारिश का दौर आज शुरू होकर शाम होते होते और तेज हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि 26 जून को मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश लगातार हो सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।